हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जावा की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावा के फीचर्स, जावा बज़वर्ड्स पर बात करी, जहां हमने देखा कि जावा को क्यों रॉबस्ट लैंग्वेज कहा जाता है, कैसे जावा डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड है, इन सब फीचर्स पर बात करती है हमने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, जिससे आपको जावा की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, जो जावा को बहुत डिटेल में समझने के लिए बेहद जरूरी है। वो है जावा का आर्किटेक्चर। जावा का आर्किटेक्चर समझे बिना आप जावा के डेवलपमेंट, जावा के पूरे एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाएंगे। आइए आज हम वीडियो में डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड जावा आर्किटेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जावा में मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज मैंने जावा में एक प्रोग्राम बनाया और उसे सेव करा abc.java नाम से। जैसे सी में हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो .c करके सेव करते हैं, C++ में कोई प्रोग्राम बनाते हैं .cpp करके सेव करते हैं। सिमिलरली अगर हम जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन भी हमें .java रखना होगा। मान लीजिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए चलूं तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को मुझे जावा सी नाम के कंपाइलर के द्वारा कंपाइल कराना पड़ेगा। राइट, जावा सी नाम का जावा का कंपाइलर है जो हमारे इस प्रोग्राम को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड कह लीजिए या इंटरमीडिएट कोड कह लीजिए, राइट। यानी ये बाइट कोड जो है बेसिकली ये abc.java abc.class बन जाएगी। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये जो बाइट कोड जावा में सी या C++ की तरह आपका प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट किया जाता, क्योंकि सी या C++ में जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं उनके जो कंपाइलर्स हैं वो डायरेक्टली उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट CPU कैन रन इट। वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, राइट। यहां ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं है। जावा के प्रोग्राम को एक मध्य यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे बाइट कोड कहा जाता है। ये abc.java वाला जो प्रोग्राम फाइल है ये कन्वर्ट होके abc.class बन जाएगा। कई लोग इसे क्लास फाइल के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल होके क्लास फाइल बन जाती है या जावा का प्रोग्राम कंपाइल होके बाइट कोड बन जाता है। यह एक बीच की लैंग्वेज है, इसीलिए इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी आप कह लीजिए। यह इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत डिटेल में बताया था, यह चलता है अंडर द कंट्रोल ऑफ JVM एंड JVM अंडरस्टैंड्स दिस बाइट कोड। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था कि ये बाइट कोड जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में। इस बाइट कोड की मदद से ही जावा दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिंदास बिना कंपाइल करे दौड़ती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन एनीवेयर जैसे फीचर्स पर मैंने लास्ट वीडियो बात की थी। तो जावा में बाइट कोड इसलिए पहले बनाया जाता है क्योंकि ये बाइट कोड JVM को समझ में आता है और JVM ही जावा के प्रोग्राम को चलाता है। तो JVM को समझाने के लिए बाइट कोड, JVM को जो समझ में आता है दैट इज बाइट कोड। तो इसलिए पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करिए सो दैट JVM उसे समझ सके और फर्दर आगे का काम फिर JVM संभाल लेता है। JVM उसके प्रोग्राम को, हालांकि JVM भी इसे फर्दर मशीन कोड में कन्वर्ट करवाता है बट अपने कंट्रोल में, क्योंकि एक बार उसे समझ में आ गया तो आगे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी JVM की होती है। तो ये जो बाइट कोड बना, ये बाइट कोड JVM को समझाने के लिए कि व्हाट द प्रोग्राम इज, ये क्लास फाइल abc.java या abc.class में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो बाइट कोड है यहां से ये JVM के अंडर में चला जाता है। अब देखिए इसमें अब बहुत सारे, इस आर्किटेक्चर को ध्यान से समझिएगा। JVM जहां यहां से अपने कंट्रोल में चीजें ले रहा है, तो अब JVM के अंडर में काम करने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स इस बाइट कोड पर, इस क्लास फाइल पर काम करेंगे। सबसे पहले काम करेगा क्लास लोडर नाम का प्रोग्राम। क्लास लोडर नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? क्लास लोडर नाम से समझ में आ रहा है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो JVM के अंडर में, देखिए अब यहां से सारा काम JVM के अंडर में होगा CPU तक,
राइट। ये क्लास लोडर क्या करेगा, आपकी ये जो क्लास फाइल है, इस क्लास फाइल को बेसिकली जावा एग्जीक्यूशन यूनिट को देगा, जावा की एग्जीक्यूशन यूनिट को देगा क्लास फाइल। अभी मैं बात करता हूं कि आपकी ये जो क्लास है, जो आपने यहां क्लास बनाई है इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो क्लास फाइल है इसके अंदर जो क्लास है, ये क्लास लोडर उसे उठाकर यहां लोड कर देगा इस JVM एग्जीक्यूशन यूनिट में, इस प्रोग्राम में। इसका क्या काम है अभी हम उससे भी बात करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले चलिए इससे भी थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझने चलें तो सबसे पहले बाइट वेरीफायर नाम का एक प्रोग्राम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो चलेगा। वो इस बाइट कोड को चेक करता है कि इस बाइट कोड के अंदर कोई इलीगल कोड तो एंटर नहीं कर रहा। वेरीफायर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, वेरिफिकेशन करने वाला। किसकी वेरिफिकेशन करने वाला? बाइट कोड की वेरिफिकेशन करने वाला। ये बाइट वेरीफायर वो प्रोग्राम है जो बेसिकली आपके बाइट कोड को चेक करता है कि इसके अंदर कोई इलीगल कोड तो नहीं है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। अगर है तो ये उसे किक ऑफ कर देता है। ऐसे जावा मोर सिक्योर है। लास्ट वीडियो में सिक्योरिटी में मैंने बाइट वेरीफायर पर बात भी की थी। जावा बहुत सिक्योर लैंग्वेज है क्योंकि उसके बाइट कोड को भी चेक किया जा रहा है कि ये पूरी तरह से फुल प्रूफ सेफ है, तो ही फर्दर आगे उस पर काम होगा। बाइट वेरीफायर बाइट कोड को सबसे पहले वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद अगर वो वैलिड कोड है, अगर उसमें इलीगल है तो उसको रिमूव कर देगा। ये वैलिड कोड अब जाएगा क्लास लोडर नाम के प्रोग्राम के पास, क्लास लोडर नाम के प्रोग्राम के पास। ये क्लास लोडर इस बाइट कोड के अंदर, ये जो क्लास बनी हुई है, ये जो क्लास फाइल है, क्लास लोडर लोड करने वाला, इसे उठाकर, आपकी क्लास को उठाकर लोड कर देगा जावा एग्जीक्यूशन यूनिट के पास, जावा एग्जीक्यूशन यूनिट को दे देगा। अब कौन है जावा एग्जीक्यूशन यूनिट में? जावा एग्जीक्यूशन यूनिट में बेसिकली दो प्रोग्राम्स काम करते हैं। एक जावा का इंटरप्रेटर, जिसे हम जावा इंटरप्रेटर कहते हैं, दूसरा जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT कंपाइलर, राइट। एक जावा का इंटरप्रेटर काम करता है, एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये दोनों मिलकर आपके इस बाइट कोड को, इस क्लास फाइल को, इस क्लास को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में। लो जी, आप वहां पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था, राइट। मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वो मशीन कोड है जिसे फर्दर CPU रन कर लेगा, राइट। तो यहां से ये सारा का सारा काम, ये बाइट वेरीफायर, ये क्लास लोडर, ये इंटरप्रेटर, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये सारे का सारा काम अंडर द कंट्रोल ऑफ JVM चल रहा होता है। ये सब JVM के कंट्रोल में चल रहा होता है। इतना ही नहीं, मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया था कि जावा के अंदर एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी होता है। मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम जैसे C++ में आप लोगों को डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पड़ती है ना। एक प्रोग्राम ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करी है, उसके ऑब्जेक्ट्स ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करी है, उसे लास्ट में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फिनिश होने के बाद उस मेमोरी को फ्री कराने का काम C++ जैसी लैंग्वेजेस में डिस्ट्रक्टर करते थे। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, जो लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था, जिसका काम होता है एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाने के बाद उसने जो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करी थी, उसके ऑब्जेक्ट्स ने जो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करी थी, उन सब को मेमोरी से फ्री कर देना, उन सब को मेमोरी से फ्री कर देना। क्योंकि वो प्रोग्राम जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, वो फिर से नई मेमोरी लेता है, वो पुरानी मेमोरीज को रीयूज नहीं करता है। तो ये गार्बेज कलेक्टर जो है, बेसिकली ये भी JVM का पार्ट होता है, जिसका काम ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करना होता है। ये भी JVM के कंट्रोल में ही काम करता है। गार्बेज कलेक्टर जो है वो भी अंडर JVM काम कर रहा है।
इसे क्योंकि ये बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है, आप लोगों के प्रोग्राम्स चलते हैं, बंद होते हैं, उनके द्वारा जो मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है वो रिलीज भी होती रहती है। बैकग्राउंड में ये कॉन्टिन्यूसली आपके प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता रहता है। इसलिए बैकग्राउंड में चलने वाले थ्रेड्स को जो काम कर रहे हैं उन्हें कई बार डीमन थ्रेड्स भी कहा जाता है। सो गार्बेज कलेक्टर भी एक तरह का डीमन थ्रेड है। तो अगर आपने ये सारा प्रोसेस देखा तो एक प्रोग्राम जो है वो अपने लाइफ साइकिल में 2 फेजेस से गुजरता है। ऐसा हम सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं कि पहला फेज होता है कंपाइलेशन फेज, जब उसको कंपाइल किया जाता है, और दूसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। तो यहां हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये वाला जो फेज था, ये वाला फेज कंपाइलेशन फेज मानिए, और ये जो पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ जेवीएम चल रहा है, राइट, ये पूरा का पूरा आप इसका एग्जीक्यूशन फेज भी मान सकते हैं, करेक्ट। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, यानी आप देखिए कि जेवीएम के अंडर में ही बाइट वेरीफायर भी चल रहा है, क्लास लोडर भी चल रहा है, ये इंटरप्रेटर एंड ये जो इसकी पूरी जावा एग्जीक्यूशन यूनिट है ये भी चल रही है, राइट। और ऐसे ही ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करने के लिए ये गार्बेज कलेक्टर नाम का प्रोग्राम भी रन हो रहा है। ये सब अंडर द कंट्रोल ऑफ जेवीएम चल रहे हैं। तो चलिए सब पर तो बात हो गई, जरा हम इन जावा इंटरप्रेटर और जेआईटी कंपाइलर पर भी बात करते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जावा अगर इंटरप्रेटर यूज कर रहा है और ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज कर रहा है, जावा की एग्जीक्यूशन यूनिट में ये 2 हैं। आखिर 2 ट्रांसलेटर क्यों लगाए गए हैं? आखिर एक जावा के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यहां 2 चीजें क्यों यूज की जा रही है? क्यों जावा इंटरप्रेटर और जेआईटी कंपाइलर यूज किया जा रहा है? देखिए, इंटरप्रेटर के बारे में हम जो जानते हैं कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता हुआ चलता है आपके कोड का, राइट। जैसे जैसे आपकी एक लाइन उठाता है और उसका कन्वर्जन करता चला जाता है। सिमिलरली कंपाइलर, यहां कंपाइलर लिखा हुआ है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। कंपाइलर का काम हम जानते हैं कि ये कंपाइल करता है, कन्वर्जन करता है एट 1 गो, एक बार में पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, ये पूरा प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट करता है। तो भाई यहां 2 क्यों लगाए, एक ही से क्यों नहीं किया गया, राइट। तो समझिए, देखिए ओवरऑल 2 ये जो लगाने का, 2 ट्रांसलेटर लगाने का पर्पस है सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। सीपीयू खाली ना बैठ पाए, सीपीयू को काम कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा सके। इस पर्पस से जावा ने इस कन्वर्जन के काम के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों मंगाए हैं। देखिए, इंटरप्रेटर आपका प्रोग्राम की स्टार्ट करता है, आपके प्रोग्राम का कन्वर्जन करना स्टार्ट करता है। जैसा कि मैंने यहां बोला कि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, तो जैसे ही वो आपकी पहली लाइन कन्वर्ट करना शुरू कर रहा है, उस दौरान ये कंपाइलर भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। इसको इस प्रकार से समझिए कि एक प्रोग्राम के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पार्ट्स होते हैं, जो ज्यादातर रिपीटेडली आपने कोई कोड लिख रखा है, या वो कोड जो जावा के प्रोग्राम में अक्सर फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, जावा की लैंग्वेज में हम उन्हें जावा हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं, ऐसे कोड को जेआईटी कंपाइलर जो है वो कंपाइल करके कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर मीनवाइल दोनों पैरेलल काम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम का कन्वर्जन दोनों मिलकर कर रहे हैं। जेआईटी कंपाइलर आपके कोड के अंदर लिखे हुए मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड को कन्वर्ट करता है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स भी कहते हैं, वेयर एज इंटरप्रेटर आपके कोड को स्टार्टिंग से सिंपली लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अब दोनों क्या कर रहे हैं? देखिए, इंटरप्रेटर ने जैसे आपकी पहली लाइन को कन्वर्ट करा तो सीपीयू के लिए कुछ अवेलेबल हो गया रन करने के लिए, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है, तो सीपीयू हैज समथिंग टू स्टार्ट विद। सीपीयू को कुछ मिल गया काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसने आपकी फर्स्ट लाइन सपोज उठाई और कन्वर्ट कर दी मशीन लैंग्वेज में, सीपीयू को काम मिला। उसने आपकी सेकंड लाइन उठाई, उसे कन्वर्ट कर दी मशीन लैंग्वेज में, सीपीयू को और काम मिला, सीपीयू बिजी होना स्टार्ट हो गया। जब तक इंटरप्रेटर आपकी कोड की सिंपल स्टार्टिंग लाइंस को कन्वर्ट कर रहा है, उतनी देर में इस कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम के जो हॉटस्पॉट्स थे उनको
एक्सट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों ने कलेक्टिवली फटाफट से आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया। इसने मेन जो रिपीटेड या फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड है उसको कन्वर्ट कर दिया, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके सीपीयू को बिजी रखे हुए, सीपीयू को काम दिया जा रहा है और आपका प्रोग्राम ओवरऑल कन्वर्ट हो गया मशीन लैंग्वेज में। तो दो का ट्रांसलेटर्स यूज करने का पर्पज ही यही है कि जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होंगे जिनमें बहुत सारा कोड होगा, ये दो लोग मिलकर उनका फास्ट कन्वर्जन कर पाएंगे और सीपीयू का भी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि कंपाइलर तो बिल्कुल लास्ट में पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को देता है रन करने के लिए। क्या सीपीयू इतनी देर खाली बैठा रहेगा? नहीं, इसीलिए इंटरप्रेटर लगा दिया कि इंटरप्रेटर तुम सीपीयू को काम देना शुरू करो, तुम बेसिक चीजों का, बेसिक इंस्ट्रक्शंस का कन्वर्जन शुरू करो, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस मशीन में कन्वर्ट करके देना शुरू करो। मीनवाइल ये जेआईटी कंपाइलर आपके कोड के फ्रीक्वेंटली यूज्ड हॉटस्पॉट कोड को एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्जन करके दे देगा। दो लोग पैरेलली काम कर रहे हैं, जल्दी एग्जीक्यूशन होगा, जल्दी कन्वर्जन होगा, ओवरऑल सीपीयू का वेस्टेज टाइम वेस्टेज नहीं होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, राइट। तो इंटरप्रेटर इसलिए लगाया गया है सो दैट हम सीपीयू को दे सकें, हम फास्ट स्टार्टअप करा सके, सीपीयू से फास्ट स्टार्ट करा सके एग्जीक्यूशन, ताकि उसको कुछ मिल जाए काम करने के लिए। जबकि ये आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड को कन्वर्ट करता रहेगा पैरेलली, ताकि जल्दी जल्दी, राइट, इसे हम लोग जावा में हॉटस्पॉट कोड भी कहते हैं। तो दोनों मिलकर बहुत तेजी से आपके इस कोड को मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं और मीनवाइल सीपीयू भी खाली नहीं बैठता है, क्योंकि इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन कन्वर्ट करके दिए जा रहा है, राइट। तो दो ट्रांसलेटर यूज करने का जो पर्पस है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए और आगे अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, तो अगर हम जावा के आर्किटेक्चर की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जावा के आर्किटेक्चर में, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब आप अगर इसके बारे में मुझसे पूछेंगे तो एनवायरनमेंट, इस JRE का काम क्या है, तो भाई एक्चुअल में JRE ही आपके जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट टेक्स केयर ऑफ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये देखता है जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आप कहेंगे कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि आपके जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की टेक केयर JVM करता है, उसके अंडर में बड़े सारे प्रोग्राम्स काम कर रहे होते हैं, राइट, वो सब उसके अंडर में कर रहे होते हैं, बट वो हैं यहां, वो हैं सब JRE का पार्ट है। क्या वो एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ? एनवायरनमेंट मतलब हुआ सेट ऑफ प्रोग्राम्स बेसिकली। सो ये उन सब का एक सुपरवाइजर है, इंक्लूडिंग JVM ऑल्सो। JVM भी इसके अंडर में ही एक प्रोग्राम है, और ये बाइट वेरीफायर, गार्बेज कलेक्टर, ये सब प्रोग्राम्स हैं। इनमें से वो प्रोग्राम्स भले ही JVM के अंडर में काम करते हैं, राइट, बट हैं सब के सब इसी में। ये देखिए जावा रन टाइम, रन टाइम का मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि जावा के प्रोग्राम की रन टाइम पर टेक केयर करने वाला, जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर उस प्रोग्राम का कंट्रोल देखने वाला ये एनवायरनमेंट है, राइट। सो यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। इसी के अंडर में देखिए JRE के अंडर में ही JVM आता है, राइट, JDK आता है। JVM की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, जावा वर्चुअल मशीन, JDK जावा डेवलपमेंट किट, ये भी इसी के अंडर में आता है। अभी बात करते हैं क्या होता है JDK, राइट। फिर यही क्लास लाइब्रेरीज आती हैं, जिन्हें जावा में पैकेजेस भी बोला जाता है। अभी बात करेंगे इन पर भी, राइट, एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। और फिर इसी JRE के अंदर कुछ सपोर्टिंग फाइल्स भी आती हैं, जिनकी जरूरत होती है एक प्रोग्राम के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए।
तो बेसिकली इस JRE के अंदर ये जो एनवायरनमेंट है इसके कंट्रोल में ये 4 मेजर कंपोनेंट्स काम करते हैं। जावा का आर्किटेक्चर में एक बहुत क्रूशियल रोल है। JRE, JVM, JDK ये सब आपको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले JVM की बात करें, जावा वर्चुअल मशीन की बात करें, तो मैंने कहा था कि ये टेक केयर करता है जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। बिल्कुल, JVM ही जावा वर्चुअल मशीन, वर्ड का मतलब ही एक वर्चुअल मशीन। रियल मशीन तो एसी, फ्रिज, टीवी ये सब कंप्यूटर ये हैं। वर्चुअल मशीन का मतलब ही एक प्रोग्राम हुआ, एक सॉफ्टवेयर हुआ, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है जो जावा के प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन टेक केयर करता है, क्योंकि ये सब इसी और भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के समय पे जरूरत पड़ती है, इसलिए इन सब को इकट्ठा करके JRE बोला गया है। एक जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए क्लास लाइब्रेरीज की भी जरूरत है, सपोर्टिंग फाइल्स की भी जरूरत है, JDK की भी जरूरत है, राइट। इसलिए ये सब मिला करके JRE बन रहा है। बट एक्चुअल में JVM है जो काम देख रहा है, बट ये सारे बाकी के जो अदर कंपोनेंट्स हैं इनकी भी जरूरत पड़ती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, JVM जो है ये अंडरस्टैंड करता है बाइट कोड, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंडर में बाइट वेरीफायर काम करता है, जो आपके बाइट कोड को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको प्रीवियस डायग्राम में बताया। बाइट वेरीफायर भी एक प्रोग्राम है जो इसके सुपरविजन में काम करता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ JRE। ये सारे प्रोग्राम्स JRE में है जो काम JVM के कंट्रोल में कर रहे हैं, राइट। फिर मैंने आपको क्लास लोडर बताया जो क्लास फाइल को लोड कर रहा था। फिर मैंने आपको जावा की एग्जीक्यूशन यूनिट समझाई, जिसमें मैंने जावा इंटरप्रेटर बताया, आपको JIT कंपाइलर बताया। ये सब JVM के साथ काम करते हैं, राइट। फिर मैंने आपको गार्बेज कलेक्टर बताया। आप ये सारी बातें बता सकते हैं जो JVM के कंट्रोल में की जाती हैं, राइट। तो ये तो चलिए JVM पर बात हो गई। अब बात करते हैं JDK की, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, यार यहां पर एक वर्ड आ रहा है किट। किट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी के फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो वो अपने साथ एक किट लेकर आता है जिसमें तरह तरह की चीजों को रिपेयर करने के लिए टूल्स होते हैं। सिमिलरली प्लम्बर को बुलाते हैं तो उनके पास भी अपनी एक किट होती है जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में रिपेयरिंग के लिए टूल्स होते हैं। किट का मतलब ही कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है। तो यहां किट का मतलब है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो भाई किस चीज के प्रोग्राम्स की कलेक्शन है ये? इसमें किस चीज के प्रोग्राम है? तो जावा में प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए, जावा में अगर आप कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए जो भी टूल्स चाहिए, जो भी प्रोग्राम्स चाहिए, प्रोग्राम्स कह लो, टूल्स कह लो, टूल्स किट वर्ड की वजह से मैं कह रहा हूं, राइट। तो जावा में अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है और चलाने के लिए तो एनवायरनमेंट JVM JRE दे रहे हैं, बनाने के लिए प्रोग्राम डेवलपमेंट इन जावा करना है तो JDK चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा C कंपाइलर यूज होता है, राइट। ये आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ JVM। देखिए, मैंने JVM में इस पे बात नहीं करी है। मैंने पीछे भी बताया था कि बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद JVM का काम शुरू होता है। तो ये जो जावा कंपाइलर है जो आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। ये वाला कंपाइलर JDK के अंदर आता है, राइट। दूसरा, आगे आप लोग एप्लेट्स भी पढ़ेंगे। जावा में एप्लेट प्रोग्राम्स बना करते थे जिनका इस्तेमाल करके हम ब्राउजर्स पर जावा के प्रोग्राम्स रन करते थे विद द हेल्प ऑफ HTML। हालांकि अब ये डेप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन स्टिल यहां पर एक एप्लेट व्यूअर नाम का एक टूल आता था जिनकी मदद से, ये भी JDK में आता था, जिनकी मदद से हम जावा के एप्लेट प्रोग्राम्स को रन कर पाते थे, उनका आउटपुट देख पाते थे। ऐसे बहुत सारे टूल्स जो हैं वो JDK में आते हैं जिनकी मदद से आप अपने जावा के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। सो ये है JDK। तो JVM पर बात हो गई, JDK पे बात हो गई। देखिए, आर्किटेक्चर में ये 4 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो JVM आप समझ गए होंगे, आई होप। JDK आप समझ गए। अब बात करते हैं क्लास लाइब्रेरीज पर।
तो गाइज लाइब्रेरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी हो सी प्लस प्लस हो, वहां भी आप स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड करके अपनी लाइब्रेरी अटैच करते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, राइट। अगर आप सी शार्प पढ़ते हैं तो वहां यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी अटैच की जाती है। जावा में भी क्लास लाइब्रेरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इन क्लास लाइब्रेरीज को जावा में आप इन्हें क्लास लाइब्रेरीज बोलिए, जावा में इन्हें पैकेज भी बोला जाता है और जावा एपीआई भी बोला जाता है। अलग अलग नेम्स हैं जो हैं, सबका एक ही मतलब, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्लास लाइब्रेरीज, ये पैकेज या ये जावा एपीआई क्यों चाहिए? देखिए, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हर प्रोग्राम में हम बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं। सी में अगर हम printf, scanf यूज करते थे तो उनकी डेफिनेशन ऊपर इस लाइब्रेरी में stdio.h में होती थी। बहुत सारा प्री डिफाइंड कोड हम लिखते हैं जिनका डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर लाइब्रेरीज में लिखा होता है। उस कोड को करने से हम बच जाते हैं, हम डायरेक्टली उस कोड को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करके यूज कर लेते हैं। तो वो सारी लाइब्रेरीज हर प्रोग्रामिंग में है, चाहे जावा हो, सी शार्प हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, सब में ये प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज हैं। ये प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज जेआरई को, जेवीएम को चाहिए, क्योंकि जब ये आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे होंगे, जेआईटी कन्वर्ट कर रहा होगा, आपके प्रोग्राम को रन करवाया जा रहा होगा, तो रन करने के दौरान आपने जो उसमें कोड लिखा हुआ है, उस कोड को समझने के लिए, उस कोड का प्री डिफाइंड मीनिंग समझने के लिए वो लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, वो करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज चाहिए होंगी जिनमें वो कोड का मीनिंग लिखा हुआ है, सो दैट वो उनको समझ के अच्छे से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके और सीपीयू से रन करवा सके। क्योंकि अनटिल अनलेस वो सारा कोड जेआरई, जेवीएम को समझ में नहीं आएगा, तब तक वो उसको मशीन में कन्वर्ट करवाकर जेआईटी से या जावा इंटरप्रेटर से, सीपीयू से बेहतर आउटपुट नहीं निकलवा सकते। तो जब आपका एक जावा में बना हुआ प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसके अंदर आपने जितना भी प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है, उस कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें क्लास लाइब्रेरीज भी चाहिए होती हैं, जावा एपीआई। सो ये भी जेआरई का पार्ट है। यहां पर जावा में कोई भी लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में अटैच करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, जैसे कि सी में इंक्लूड यूज होता है। मीनिंग लगभग सेम ही आ रहा है, इंक्लूड हो या इंपोर्ट हो। और यहां अटैच करने के लिए आपको ऊपर प्रोग्राम में java.util.star कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल, आपको अपने प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी अटैच करनी होगी, जिसमें ये इंपोर्ट जो है ये एक कीवर्ड रहेगा किसी लाइब्रेरी को, मतलब किसी पैकेज को अपने प्रोग्राम में अटैच करने के लिए, और ये रहेगा आपकी लाइब्रेरी का नाम, क्लास लाइब्रेरी का नाम, यानी पैकेज का नाम। इसमें स्टार वगैरह क्या है, इन सब पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब पैकेजेस पढ़ेंगे। ऐसे और भी पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर java.io एक पैकेज है जावा के अंदर, राइट। java.lang नाम का एक पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट जावा के हर प्रोग्राम में इम्प्लिसिटली अटैच्ड रहता है, क्योंकि इसके अंदर की बहुत सारी चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, इंटरनली चाहिए भी हमें, राइट। तो java.lang नाम का तो ये पैकेज हमें लगाना ही नहीं पड़ता, ये जावा के प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इंटरनली इम्प्लिसिटली अटैच्ड रहता ही है। सो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर की बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हर जावा प्रोग्राम में यूज होती हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली, बहुत तरीके हैं, बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं, java.applet, java.awt, ऐसे करके बहुत सारे पैकेजेस हैं। जावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज हम समय समय पे करेंगे, और इन लाइब्रेरीज का भी एग्जीक्यूशन के समय पर रिक्वायर्ड होता है। देन बात करेंगे हम सपोर्टिंग फाइल्स की। तो देखिए, भले ही हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जेवीएम देखता हो, जेवीएम के अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम्स काम करते हों, बट स्टिल ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल सब चीजें तो अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलती हैं, राइट। आपका प्रोग्राम अगर आपने जावा में बनाया है, अच्छी बात है, आपका ये जावा का प्रोग्राम है,
इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन देख रहा है? इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन JVM देख रहा है। बट इस JVM को भी तो फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर जो चला सकता है, हार्डवेयर से जो बात कर सकता है, हार्डवेयर को जो कंट्रोल कर सकता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट JVM। तो JVM को अगर हार्डवेयर से काम लेना है, हार्डवेयर से काम करवाना है, तो JVM नीड्स टू टॉक विद ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो इसके लिए हमें इस JRE के अंदर कुछ सपोर्टिंग फाइल्स डालनी होती हैं, सो दैट जरूरत पड़ने पे JVM कैन कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई मेरे को इस हार्डवेयर से ये काम करवा कर दीजिए। सो बहुत तरह तरह की सपोर्टिंग फाइल्स JRE में आती हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा का पूरा जावा का आर्किटेक्चर, जिसमें ये 4 मेजर कंपोनेंट्स पर मैंने बात करी, राइट। जावा का जो 8 वर्जन था, इस वर्जन तक जावा ने दोनों चीजों को अलग रखा। जावा में JDK अलग डाउनलोड होता था और JRE अलग डाउनलोड होता था। इसके अंदर JVM, क्लास लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स सब आती थी। बट जावा का जो 9 वर्जन आया, जावा 9 वर्जन आया मेरे ख्याल से 2017 आई थिंक, राइट। वहां से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ JRE एक सिंगल मॉड्यूल कर दिया। अब आप अगर JRE डाउनलोड करते हैं नेट पर, जब आप जावा डाउनलोड करने जाएंगे विंडोज 10, विंडोज 11 या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो JRE डाउनलोड होगा। आपको ये सिंगल मॉड्यूल डाउनलोड करना है और यही सिंगल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप JRE डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो JVM, JDK, क्लास लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स सब कुछ आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएंगी एंड योर सिस्टम विल बी रेडी फॉर जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ JDK एंड एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ दिस JVM, राइट। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जावा का आर्किटेक्चर है, जिसमें हमने जावा के प्रोग्राम को कंपाइलेशन से लेकर बस बाइट कोड, मशीन कोड तक में कन्वर्ट करने की बात करी, एज वेल एज हमने JRE पर बात करी कि यहाँ JRE में JVM, JDK और क्लास लाइब्रेरी, सपोर्टिंग फाइल्स का क्या रोल है। आई होप ये सारा कंटेंट, पूरा जावा का आर्किटेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।